हलाला गैर इस्लामी ऐसा नहीं है। जो अपने आप को मजहब का रहनुमा कहते आए हैं, उन्होंने तो मजहब की बदखिदमती की है और लोगों का भी नुकसान पहुंचाया है। मजहब इस्लाम में खुद गलत नहीं है। मुल्लाओं को इस्लाम कैसे समझ लिया है? जो मुल्ला हैं उनका तो प्रोविजन ही नहीं है। अगर ये अल्लाह पाक की देन है, अल्लाह ने हमें बताया है, अगर ये किताबों में लिखा है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। जो चीज इस्लाम में है वो है और वो सही ही है। हलाला इसलिए सही है कि वो कुरान और हदीस से इस बात का इस्तिंबात होता है। आप जानते हैं कितनी हदीस है? बिल्कुल। कौन कितनी हदीस? रसूलुल्लाह के जितने अक़वाल और अफ़आल हैं वो हदीस है। इसको इंटेंशनली लोग कर रहे हैं तो फिर वो गलत है, इसको मिसयूज किया जा रहा है। हर एक मस्जिद में हर एक खुतबे में कहना चाहिए ये गलत है। अगर ये मसला वाकई सुलझाने की जरूरत है तो इसको सुलझाने की जरूरत है। पर्सनल लॉ बोर्ड को बैठकर सब जानते हैं हलाला खराब है, सब अग्री करते हैं हलाला सही नहीं है। आपके जरिए से चैलेंज करता हूं, अगर इनमें हिम्मत है तो पार्लियामेंट में ड्राफ्ट रेजोल्यूशन ला के दिखाइए। जो निकाह इसलिए किया जाए कि मैं ये निकाह करने के बाद तलाक दे दूंगा, वो निकाह ही नहीं है। अगर हलाले के खिलाफ जजमेंट आया, आप वेलकम करेंगे या नहीं? आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं गन रख के कि शरिया पे करो वरना नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा नाम है तारिक फतह। एक बार फिर आपके पास फतह के फतवे के साथ। आज को जो मौजू है वो ज़रा क्या कहेंगे, थोड़ा सा डराहट के बात करते हैं मुसलमानों के अंदर। उसकी वजह, उस मौजू की वजह से हम पे कई बदनामी होती है, शर्मसार कुछ घूमते हैं, किसी को पता नहीं है कि है क्या। और जब बात शुरू होती है तो हम अक्सर डिफेंसिव हो जाते हैं और हमें ये नहीं पता कि ये क्या ऐन इस्लाम के मुताबिक है, कुरान के मुताबिक है, हदीस के मुताबिक है। इससे पहले कि हम आज के मौजू पे गुफ्तगू करें, आज के मेहमानों का मैं आपसे इंट्रोडक्शन करा दूं। सबसे पहले ज़किया सुमान हैं, को फाउंडर थी भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की। उनके साथ हैं शमीना शफीक, इस दफ़ा मैंने सही प्रोनाउंस किया, एक्टिविस्ट हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर शो। मेरे सीधे हाथ पे एक सियासी कारकुन, सियासी ओहदेदार, मुस्लिम एक्टिविस्ट, फॉर्मर जर्नलिस्ट, आप सब जानते हैं शाजिया इल्मी को, और उनके साथ अपने मुस्लिम रिसर्चर अतीकुर रहमान, जिन्होंने मोहम्मद ज़करिया के साथ काफ़ी काम किया उनकी किताब के अंदर, और बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनका इस्लामिक हिस्ट्री और रिसर्च पे। और आखिर में, लेकिन सबसे कम नहीं सबसे ज़्यादा, हमारे मुफ्ती साहब हैं, ज़ियाई साहब, मुंबई से आए हैं, आलिम दीन हैं, कुछ रोशनी डालेंगे इन मौज़ूओं पे, क्योंकि हम सबको थोड़ा बहुत तो पता है लेकिन इस्लामी असूलों के बारे में मुफ्ती साहब को शायद ज़्यादा पता हो। फतह के फतवा पे आज का मौजू है हलाला। आजाद भारत में महिलाओं की आजादी का सबसे बड़ा आंदोलन शुरू हो चुका है। 13 अगस्त 2016 को उन्होंने मुझे एक तलाक दिया। एक हमारी बहन है जिसका अभी तलाक हुआ है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसकी किडनी डैमेज थी। सहती रही मगर क्या हुआ, बट यही हुआ कि मुझे तलाक मिल जाएगा। ये महिलाएं 3 तलाक के अलावा एक और घिनौने रिवाज का विरोध कर रही हैं, जिसका नाम है हलाला। अगर कोई मर्द अपनी औरत को तलाक दे दे और दोबारा उससे निकाह करना चाहे तो पहले उसकी पत्नी को किसी गैर मर्द से शादी करनी पड़ती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने पड़ते हैं। इसके बाद ही वो गैर मर्द से तलाक लेने के बाद वापस अपने पति से शादी कर सकती है। इसी सिस्टम को हलाला या निकाह हलाला कहते हैं। केंद्र सरकार से लेकर मुस्लिम महिलाओं के संगठनों तक ने हलाला का विरोध किया है। तारिक फतेह आज पूछेंगे कि शरीयत और कुरान के नाम पर इस्लाम के स्वयंभू ठेकेदार आखिर क्यों हलाला पर ताला नहीं लगाना चाहते। फतेह का फतवा है कि औरत की जिंदगी को नर्क बनाने वाली हलाला प्रथा पर रोक लगनी चाहिए।
تو मुफ्ती साहब, अक्सर जिक्र होता है इस मामले का कि मुसलमानों के यहाँ जब तलाक होती है तो एक वर्ड आता है हलाले का, कि मुसलमान मियाँ बीवी जब आपस में झगड़ा करके, यानी किसी गुस्से में आके या सास के साथ होके या गलत सालन बन गया तो तलाक होगी, जैसे भी हो, उसके बाद दोबारा शादी करनी हो उन्हीं मियाँ बीवी को, तो ये कहा जाता है कि किसी एक और शख्स के पास जाके उस औरत को उसके साथ शादी करनी चाहिए, फिर वो शख्स उसको लड़की को तलाक दे, उस औरत को तलाक दे, फिर दोबारा। और आम तौर पे ये कहा जाता है कि ये मौलाना लोग होते हैं, वो आपस में कहते हैं कि भाई घर की बात घर में रखी जाए, तो आप मुझसे या किसी और से ये निकाह कर दें, कल मैं तलाक दे दूंगा और उसके बाद दूंगा। तो इस पर थोड़ी सी रोशनी आप डालेंगे कि क्या हो रहा है, इसमें सच्चाई क्या है और कहाँ कल्चर आता है और कहाँ मज़हब शुरू होता है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा, तलाक एक ऐसा अमल है जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने नापसंद फरमाया है। और वो हजरात जो लोग जबरन जुल्म करते हुए किसी औरत को तलाक यूं ही वन सिटिंग में दे करके अपने घर से गेट आउट कर देते हैं, ऐसे लोगों को तो पहले दुनिया में भी जलील होना चाहिए और आखिरत में भी ऐसे लोग जलील हों, जिसे हम ट्रिपल तलाक कहते हैं। जी, कंडीशन से हमारे ये आती है कि हलाला एक सूरत दिगर है शादी की। लेकिन आज कल जो आम रिवाज चला है हिंदुस्तान में या बर सग़ीर में, जी, इस तरीके की बातें कि आज निकाह कर लो सुबह तलाक दे दो, ये बिल्कुल शरआ इस बात की इजाज़त ही नहीं देती है। शरीयत बिल्कुल इजाज़त हो रहा है, देखिए इजाज़त नहीं देती शरीयत, कुछ हो रहा है ऐसा जो कि नहीं होना चाहिए। ओके, शरई नुक्ते नज़र से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो लोग जो करते हैं ये बिल्कुल अताब के लायक है, अल्लाह का अताब भी उन पर नाजिल होगा और कल क़यामत के मैदान में उसकी पकड़ भी होगी। मुफ्ती साहब, कोई फतवा हलाले के ख़िलाफ़ आपने जारी किया है जी, या डिक्लेरेशन किया, कोई नोटिफिकेशन है कि ये बिल्कुल गैर इस्लामी है, इसको बंद करना चाहिए? हलाला गैर इस्लामी ऐसा नहीं है, ये जो तरीक़ा है जो आम तौर पे आजकल जो राइज है वो तरीका गलत तो क्या तरीका, दुरुस्त तरीका क्या है? दुरुस्त तरीका क्या है? अब इसे हलाले को दूसरे नज़रिए से देखें आप, शरई नज़रिए से। जी, वो लोग जो सहाबा इकराम के ज़माने में जिसके शौहर शहीद हो जाते थे मैदान जहाद में या किसी ऐसी जगह पर फौत हो जाते थे, तो फौत होने के बाद वो उनकी वाइफ जो होती थी इस हालत में होती थी कि उनकी ज़िंदगी आने वाले वक्त में कैसे गुजरे, क्या हालात हों, परेशानियाँ हों, फिर उनकी निकाह दूसरे से कराया जाता था या किसी ने उसे तलाक दे दिया, ऐसी नौबत आ गई। वो शहीद होने के बाद या उनके तलाक शुदा होने के बाद दूसरे शहर में रह रहे और वहाँ जिहाद के लोग पहुँचे हुए हैं, परेशानियाँ होती थी, तो एक दूसरे का निकाह करा दिया जाता था कि तुम अलग रहो। जब ये बात आगे चलकर बढ़ती थी, अब उन दोनों में नहीं जमे, फिर उनके अंदर ना जमे, फिर वो तलाक दें, तो अब चाहे तो पहले वाले शौहर से वो निकाह कर सकती है। ये जो शरई तरीका है, लाद कर, बांध कर, और जिसे हम दूसरी सूरत में कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट निकाह, ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट निकाह हुआ जो कि कॉन्ट्रैक्ट निकाह शरअन दुरुस्त नहीं है। बताइए, आप तो का बड़ा इसमें रोल रहा है मुसलमान औरतों की राइट्स में। हु आर दीज पीपल? ये क्या इसमें इनकी बेटियां नहीं हैं, इनकी बहनें नहीं हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम उठा रहे हैं जी, कि जो अपने आप को मजहब का रहनुमा कहते आए हैं, उन्होंने तो मजहब की बदखिदमती की है और लोगों का भी नुकसान पहुंचाया है। और ये हम एक डेमोक्रेसी में भी रहते हैं, हमारे कुरानिक राइट्स हैं, साथ ही साथ हमारे संवैधानिक राइट्स भी हैं। और खुद मुस्लिम औरतों ने डिमांड किया है कि हमारे देश में 3 तलाक पे पाबंदी लगे। अब सरकार का संवैधानिक दायित्व बनता है, क्योंकि ये जो चलन है, नहीं, हलाला के बारे में आपका क्या है? तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी पिटीशन है उसमें 2 प्रेयर्स हैं जी। एक प्रेयर ये है कि 3 तलाक पे पाबंदी होना चाहिए और साथ ही साथ निकाह हलाला पे भी पाबंदी होना चाहिए। मुफ्ती साहब, आप अफसर इस तरीके से हलाले पे पाबंदी लगनी चाहिए, को खत्म नहीं कर सकते आप। खत्म नहीं कर सकते? नहीं, खत्म नहीं कर सकते। क्यों? जो इस तरीके को खत्म करें जो आज राइज है, आप उस तरीके को खत्म करें। मतलब एक हम डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं, उसके कवानीन सारे सब। अगर
दूसरा शौहर जिससे उसने शादी किया, जिससे दूसरे से शादी किया, अगर दोबारा उसके दरमियान में तलाक वाक़ई हो गई तो क्या अगर वो दोबारा उस शख्स से शादी करना चाहे पहले से तो कर सकती है या नहीं? तो बिल्कुल क्यों नहीं करें? क्यों नहीं करें? लेकिन इससे पहले तारिक साहब इससे पहले क्योंकि 3 तलाक का तरीका ही नाजायज तरीका है, इस तरीके से आप नहीं। अभी एक सेकंड, 3 तलाक बोल के जो हमारे देश में तलाक चल पड़ा है वो तलाक तो हुआ ही नहीं, क्योंकि कुरान की रोशनी में वो नाजायज तरीका है। तो जब तलाक हुआ ही नहीं तो हलाले का सवाल ही नहीं उठता, पहली बात। दूसरी बात, जो हलाला जिस तरह हमारे देश में हो रहा है इसका कहीं हमारे मजहब से ताल्लुक नहीं है। आपने जो कहा पार्शियली सही फरमाया, अगर मियाँ बीवी का तलाक पार्शियली सही, ओनली पार्शियली, बिल्कुल बिल्कुल ओनली पार्शियली सही है कि मियाँ बीवी में तलाक हो गया और उनकी और कहीं निकाह हो गया और कहीं औरत ने दूसरे पति के साथ शादी कर ली जी। अब उसको लगता है कि भाई मैं मेरे पहले पति के साथ खुश थी और वापस वहां जाना चाहती हूँ, तो जाहिर है वो दूसरी शादी से जब तक वो तलाक नहीं लेगी तब तक तो वो नहीं जा पाएगी। ये हलाला का फ्रेमवर्क है। लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट है। आप बताइए। तारिक साहब, 2 पहलू हैं इस पूरे मुद्दे के। मैं नहीं जानती कि ज़किया का पिटीशन क्या कहता है, क्योंकि मैं उससे वाबस्ता नहीं हूँ। मैं अपनी इंडिविजुअल राय अगर आपको दूं, जब ये पिटीशन शायरा बानो मान लीजिए कोर्ट में गई, उनकी जैसी 2 और औरतें गई जिनको तलाक बिदा हुई थी, तो उस सूरत में जब कोर्ट ने ये राय मांगी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट की भी राय मांगी, पर्सनल लॉ बोर्ड की भी राय मांगी कि आपकी राय क्या है और क्या होना चाहिए इसमें, अगर हकीकतन बीजेपी या मोदी जी इस मसले को सॉल्व करना चाहते होते तो वो ये कहते कि जो पर्सनल लॉ है उसको कोडिफाई करिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पर्सनल लॉज की इजाजत देता है। और वो ये कहते कि ये जो प्रैक्टिस है, और डायलॉग करते एक पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ, बुलाकर इंटेलेक्चुअल्स को भी बिठाते, खाली पर्सनल लॉ बोर्ड की बात नहीं है। शाजिया मुझे कह लेने दीजिए, आप बाद में कह लीजिएगा, पूरी बात कर लेंगे। मगर हुआ क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पूरा का पूरा कॉम्प्लिकेट कर दिया। उन्होंने कहा जी उन्होंने कॉम्प्लिकेट ये कहकर कह दिया कि मुसलमान औरतें क्योंकि आई हैं और कह रही हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, लिहाजा अब पूरे पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ आ जाइए। तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर्सनल बोर्ड रहना चाहिए। मुझे पूरी बात कह लेने दे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला सिर्फ मुसलमान औरतों के मसले को लेकर रोशनी में नहीं रखा जा सकता। इस देश में 6 माइनॉरिटीज हैं। इस देश में आपने काफी बोला, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ। आपकी बात में एक इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ आप कह रही हैं कि सिर्फ यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ मुसलमान औरतों को लेकर नहीं है, सबको लेकर है। तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात मोदी सरकार कर रही है तो उसको आपको साफ होना चाहिए, सब लोग होना चाहिए। तो क्या सारी मैं आपको एक्सपोज करूंगी मैम, सॉरी माइंड ना कीजिएगा मेरी बात को। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो पहला ढांचा आया है, जो सारी पार्टीज को दिया गया है और कई उलेमाओं को और हर सेमिनरी को भिजवाया गया है, उसमें तो सब औरतों का जिक्र है। सिख औरतों के साथ क्या ज्यादती हो रही है, हिंदू औरतों के साथ क्या, जिस क्वेश्चन की आप बात कर रही हैं उसमें परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस मुसलमानों के लिए कितने हैं, सिखों के लिए कितने हैं, जैनियों के लिए, ये क्या बात है? नहीं सुनिए, हमने हिंदुस्तान के मौलानाओं और आलिम दीन और जानकार लोगों से पूछा कि हलाला क्या है। लीजिए उनकी भी राय सुनिए। हलाला का मतलब ये होता है कि अगर कोई शख्स अपनी औरत को तलाक दे दे तो इद्दत के बाद वो किसी और मर्द से निकाह करती है, और निकाह करके फिर अगर वो तलाक दे दे तो फिर वो अपने पहले शौहर से निकाह करती है। तो ये बीच का शौहर जो निकाह करता है तो इसको अगर तलाक ये दे देता है तो इसके लिए जो शरीयत में इसका लफ्ज़ है हलाला है। तो इतना इन्होंने जो डायग्राम बनाया, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि कौन किससे शादी कर रहा है और तलाक कर रहा है। एक सीधी बात है कि मेरी बीवी नरगिस मेरे साथ झगड़ा होकर हमारा तलाक हो जाती है, हम कहते हैं कि अब क्या करें यार, उसको समझाया 200 जाके, पागल हो गई तुम, मुझे को 2-4 दोस्त आके डांटते, दिमाग ख़राब हो गया क्या, डांट के कहते अच्छा भाई फिर शादी कर लो, तो हम कर लेते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है कि मैं अपनी बीवी से दोबारा शादी ना करूं? मैं बताता हूँ जी प्रॉब्लम क्या है। मुफ्ती साहब ने जो फरमाया, जो ज़किया बहन ने जो फरमाया, जी आप ये दोनों चीज़ों को इंटरकनेक्ट करिए सबसे पहले तो। बिल्कुल। और कन्फ्यूजन आपका जब ख़त्म होगा, हाँ, आप क्योंकि कंफ्यूज दिख रहे हैं, जी कन्फ्यूजन आपका जब खत्म होगा जब आप देखेंगे कि इसके अंदर जो प्रैक्टिकलिटी की आपने बात की, जी,
اللہ نے اس چیز کو اتنا ڈیفیکلٹ بنا دیا, تم طلاق ہی مت دو, طلاق ہی مت دو, طلاق مت دو. This is the اگر basic point, فتح یعنی صاحب. ابیوز ہو رہا عورت کا وہ طلاق نہیں نہیں نہیں, اگر ابیوز ہو رہا ہے تو وہ دوبارہ اس کے دوسرے راستے ہیں, اس کے دوسرے راستے ہیں. اللہ چاہتا ہی نہیں ہے طلاق ہونا. تو ڈیورس پہ بین لگایا جائے کیا؟ دیکھیے سنیے, یہاں پر طلاق پہ تو ہونا چاہیے, پھر طلاق پہ تو بین ہونا چاہیے. آپ وہی ڈیمانڈ دیکھیے, آپ پھر کانٹریکٹ کر رہے ہیں. میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ ایک طرف جب آپ طلاق پہ بین ہی لگا رہے ہیں, اللہ نے خود بین کیا ہے طلاق کو قرآن میں. سر دیٹ مین یہ تو کیتھولک بلیف ہے کہ ڈیورس کی رائٹ تو عورتوں نے 200 سال جنگ لڑی ہے, آج جا کے ان کو تو آپ خلا کی بات کریے, یہی تو بات ہے. کی بات کر لیں. آپ سارا کے سارا کانٹیکٹ سامنے رکھیے. ان پریکٹیکلٹی اللہ ڈز ناٹ وانٹس ٹو ہیو طلاق ایز اے ویری ایزی نو. آئی انڈرسٹینڈ. میں یہ ہو دیکھیں ہو کیا رہا ہے پریکٹس میں اس کی بات کر رہا ہوں. آپ پریکٹس پہ آ جائیے. کل میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرا اور میری بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے اور بعد میں رشتے دار آ کے دوست بھائی کر کے چاٹا واٹا مجھے مار کے کہتے ختم کرو یہ بکواس, کیونکہ میرے اپنے پیرنٹس کی ڈیورس ہوئی اور اس کا جو نتیجہ ہوا وہ بہت ڈیوسٹیٹنگ ہوتا ہے. اچھا وہ کوئی ہمارے لا کے بولے میاں بیوی کو چلو واپس ختم کرو یہ طلاق, نکاح پڑھاؤ, اس میں میں کیا غلطی کر رہا ہوں اس کے اندر؟ کیوں میں نرگس کو بولوں جا کے کسی اور سے شادی کرے؟ کیوں نہ میں واپس ایک ساتھ ملوں؟ اس میں کون سی سائنٹیفک چیز ہے, غیر اسلامی چیز ہے؟ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں ہونا چاہیے. میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ بالکل وہ حساب ہونا چاہیے. سب جانتے ہیں حلالہ خراب ہے, سب اگری کرتے ہیں حلالہ صحیح نہیں ہے, سب اگری کرتے ہیں طلاق بدعت صحیح نہیں ہے. حلالہ طریقہ صحیح نہیں, حلالہ صحیح نہیں. ایسا حلالہ کیسے صحیح ہے سر؟ حلالہ اس لیے صحیح ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے اس بات کا استنباط ہوتا ہے. قرآن و حدیث میں اس بات کی وضوحات حدیث سے زیادہ قرآن سے نہیں. یہ دیکھیں ایک بات, حدیث سے زیادہ ہے بالکل. تو قرآن و حدیث ہی تو ہماری شریعت ہے. نہیں قرآن شریف ہے. حدیث کون سی حدیث اور کون سی نہیں, آپ کو پتا ہے کتنی حدیث ایک آپشن ہے. آپ کے پاس کتابیں موجود ہیں نا طارق صاحب, یہ ایک آپ آپ جانتے ہیں کتنی حدیث ہیں؟ بالکل. کون کتنی حدیث؟ رسول اللہ کے جتنے اقوال و افعال ہیں وہ حدیث ہیں. کتنی نمبر معلوم ہے آپ کو؟ نمبر کوئی نہیں بتا لاکھوں میں. یہ کس حدیث کو آپ مانیں گے؟ صرف آپ لاکھوں کے ہمیں تو قرآن شریف کا جو ہمارے پاس جو موجود ہے, جو ہمارے پاس حدیثوں یہ بنا ہے کانسٹیٹیوشن ڈیموکریسی کے تحت عورت اور مرد ایکول ہے. کیوں اسلام کا قانون الگ ہے, تو پاکستان پہ ہونا چاہیے پھر یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ حدیث کے ساتھ سوال ہمیں پوری آزادی اسی کانسٹیٹیوشن نے دے رکھا ہے. پارٹیوں کو فتح صاحب آپ کے ذریعے سے چیلنج کرتا ہوں, اگر ان میں ہمت ہے تو پارلیمنٹ میں ڈرافٹ ریزولوشن لا کے دکھائیے, لا کے دکھائیے. آپ کو UCC کا وہ ہے بنایا گیا ہے, پارٹی نے پیش کیا ہے کہ بات ہی نہیں کریں گے. عتیق بھائی نے ایک آئیڈیا دیا جو مجھے ویسے ہی, میں اتنا بیک گراؤنڈ نہیں پتا, مجھے بالکل لگا کہ دس از دی سولوشن کہ پارلیمنٹ کے اندر قانون پریزنٹ کیا جائے جو ہے. اس سے آپ متفق ہوں گے اگر یہ کوئی ممبر آف پارلیمنٹ لے کے آئے کہ صاحب یہ ہے اور آل پارٹیز میٹنگ ہو, اس میں کنسنسس ہو اور ایک قانون نکلے جس کے اندر یہ ہو کہ مسلمان عورت کے کیا رائٹس ہیں, کسی ہندوستان دوسری عورت سے کم نہ ہو, چائلڈ میرج ختم ہو, ٹرپل طلاق کا جو جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے ہو, اور جو بھی کوڈ ہے وہ لیگل ہو جائے. دیکھیے طارق فتح صاحب, یہ نہیں ہو سکتا پارلیمنٹ میں, یہ سولوشن ریزولوشن پاس ہی نہیں ہو سکتا. مطلب ایک منٹ میں اس کو کمپلیٹ کر دوں. زاہد صاحب ایک سیکنڈ, فتح صاحب آپ تھوڑی سی غلطی کر رہے ہیں. یہ یونیفارم سول کوڈ ہوگا, صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں وہی کہہ رہا ہوں. یہ ہمارے عتیق بھائی کی ایک رائے ہے, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جب بات اسلام کی آتی ہے, جب بات شرعی قانون کی آتی ہے, جب بات ہمارے اس تمام قانون کی آتی ہے جس کے ذریعے سب کبھی ہم اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں یا داخل ہو سکتے ہیں, کچھ ایسے مسائل درپیش آ جائیں گے جب ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہماری اس باریکیوں کو نہیں سمجھتے. اس کے لیے ہمیں قرآن میں لکھا ہے, میں نے آسان کر دی آپ کے لیے, لیکن وہ نہیں سمجھ سکتے ان چیزوں کو. ارے کیسے نہیں سمجھ, آپ کیسے جانتے ہیں کہ وہ سمجھ سکتے ہیں؟ ہمارے نمائندے بیٹھے ہوں گے نا, جب ہمارے نمائندے ہماری شازیہ پہنچے گی, کبھی ایک نمائندہ ہماری کیا بات کرے گی؟ 250 لوگ, لیکن ہمارے وہاں پر شرعی بات ہونی چاہیے. محمد صحیح نہیں کریں گے. سنیے میری بات, جب وہاں پر لوگ پہنچیں گے اس میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جو اسلامک اسکالرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اس پہ ڈسکشن ہو سکتا ہے.
स्कॉलर कहाँ से आ गए? जानकार हैं। स्कॉलर कहाँ से? एक किताब है, आप बताएं, पढ़ने किताब कुरान की बात कौन हम जानेगा? सब स्कॉलर हैं, कुरान के हम सब स्कॉलर हैं, कुरान के सब स्कॉलर बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। क्लर्जी का कोई रोल नहीं। ना ना ना, पहले आपको इस चीज़ को इस्लाम समझना में होगा। इमामों का कोई रोल ही नहीं है। इमामों का रोल नहीं चाहिए, मौलवी इमाम भी रोल नहीं नहीं है। दिखाना चाहता नहीं अपना। साहब, तो आप बताइए ना, आप बताइए ना, मैं बता रहा हूँ। ये बताएंगे ना, मैंने- वो बताएंगे इस तरीके से जो बताइए। स्कॉलर हम स्कॉलर तो हम आम तो मुसलमान फिर आप स्कॉलर स्कॉलर के हैं। सर्टिफिकेट किसको देंगे? कौन है स्कॉलर? हुकूमत जिसे अपॉइंट करेगी, इब्न तैमिया। जिस नहीं हुकूमत जिसे क्या हुकूमत होता है? अपॉइंट हुकूमत करेगी, जिससे सर्टिफिकेट हुकूमत देगी, आप उसी को पकड़ में लें। है। पार्लियामेंट के अंदर जब रेजोल्यूशन आएगा, जब ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आएगा, उसकी कमेटी हर होती है। एक सिटीजन को मौका मिलेगा, Absolutely. हर एक सिटीजन उसकी को, कमेटी चाहे वो होती है। मौलाना हो, स्कॉलर हो, Absolutely. एक आम आदमी हो, आम एक औरत हो। आम औरत ऑफिस हो। में काम करने वाला एक आम औरत औरत हो, हो। बरेलवी हो, देवबंदी हो, काला हो, नीला हो, पीला हो। टॉकिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक India हो। लेजिस्लेशन। अब अतीकुर रहमान साहब ने ऐसा सलूशन दिया है ना कि इस पे बगैर सोचे हुए रजामंदी हो सकती, लेकिन आप इनके साथ बैठे हुए इनकी बात को नहीं मार रहे कि उस पे ट्रिपल तलाक और ये जो है यूनिफॉर्म इस सिविल पे कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, कोडिफाइड, और हलाले जैसी चीज पे पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपके कहने के बावजूद मिसयूज हो रहा है। हमने हिंदुस्तान के लोगों से पूछा कि हलाला क्या है और क्यों है, आइए उनकी भी ओपिनियन सुन लेते हैं। 3 तलाक दे देते हैं, फिर रोते हैं कि हाय मैंने तलाक दे दी, अब बीवी से दोबारा शादी करना चाहते हैं, उसके लिए हलाला करना पड़ता है। मुल्ला जो हैं वो कहते हैं कि किसी और से अपनी बीवी का निकाह करवा दो और उसके बाद उसे तलाक दिलवा दो, फिर उससे शादी कर लेना। अरे भाई ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? वो कहते हैं हमारे पास मौजूद है, लिहाजा वो एक अरेंज करके हलाला करवाते हैं। दैट मैरिज इज़ बिल्कुल इस्लाम के ख़िलाफ़ है। जो निकाह इसलिए किया जाए कि मैं ये निकाह करने के बाद तलाक दे दूंगा, वो निकाह निकाह ही नहीं है, वो इस्लाम के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ये एक ज़्यादती है और वन साइडेड है। आफ्टर ऑल जो राइट्स हैं वो सिर्फ आदमी के तो नहीं हो सकते, दोनों तरफ होने चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन तो इक्वालिटी, इक्वल बिफोर द लॉ और इक्वल जस्टिस ये तो प्रॉमिस करती है। आप पर्सनली हलाले के फेवर में ही अगेंस्ट में? देखिए, उस हलाले के फेवर में हम नहीं हैं जो आजकल हो रहा है। किस हलाल? मैं जो शरई तकाजे के तहत होता है, एग्जांपल मैंने मतलब आपको अभी हलाले बता- के बारे में क्लैरिटी क्यों नहीं कि हलाला देखिए, ये है और ये हम नहीं पसंद नहीं, करते? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं क्यों नहीं बताऊं, हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता है कि कुरान और हदीस से इस बात का इस्तेंबात होता है ये कब तक कि औरतों जब- कुरान में नहीं होता हलाला है, के नाम कुरान पे में नहीं औरतों होता में है। जुर्म कुरान- कुरान शरीफ में नहीं होता है। कुरान- नहीं, मैं कुरान और समझ हदीस से- गया। जी जी जरूर प्लीज। तारिक साहब, हलाला हर तरह से बैन होना चाहिए। पहली बात, हर तरह से, हर मुफ्ती साहब तैयार मुफ्ती नहीं। साहब जो भी कहते आप हो। इनको समझ नहीं उनसे बात मुझसे- करें ना, मुझसे- नहीं, मुझे उनसे क्या बात समझा करने रहे हैं? से जो- मुझे तो इतने जूते पड़े बीवी से अगर मैं ऐसी बात करूं। जो बात कंफ्यूजन की है, जो मैं कहना चाह रही जी, थी, जी। जो आप अभी भी नहीं समझ नहीं, पाए, नहीं वो समझा है। बहुत सिंपल सी बात Please। है। देखिए, बहुत सदियों के बाद मुझे हिंदुस्तान उनको में क्यों नहीं समझा रही? नहीं, मुझे- अब वो लोग तो समझने के लिए मतलब तैयार नहीं 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 बिल्कुल बैठे हैं। खास तौर से कैसे codify करेंगे laws? अगर हम समझने को तैयार नहीं हैं। वो लोग पे हम में से जिम्मेदारी पहले। हम सब एक हैं, इसीलिए मैंने आपको पकड़ा। कोई बिरयानी खाते हैं, अब कोई आप कह रहे थे वही तौहीद- बनाएंगे कोडिफाई कोई करेंगे, रोज़े- कैसे कोडिफाई करेंगे? हमें घबराहट होती है, अगर कोडिफाई करेंगे तो क्या होगा? कुछ कहने से नहीं, कोडिफाई कर practicality देंगे। की बात करने की जरूरत है। आप प्रैक्टिकल डर लगता है हमें सोचकर। तारिक साहब, 2 चीजें हैं, बहुत ये simple। वो तारिक लोग साहब, तारिक कैसे साहब, कह रहे मुझे हैं? वो लोग क्या मतलब मुफ्ती साहब हैं? तारिक साहब, मैं जनरलाइज की करके बात कर रही हूँ, मैं खास तौर से इनकी बात नहीं कर अच्छा, रही हूँ। ओके, ठीक है? ओके, चलिए। मैं मौलानाओं की इन टोटालिटी बात कर रही हूँ, जो ज्यादातर पेट्रियार्कल माइंडसेट के और जिनके दिमाग में कुछ चीजें बैठी हुई जिसको मिस इंटरप्रेट करके हिंदुस्तान में प्रैक्टिस हो रहा है। आप तो बात ही नहीं कर रही उनसे। नहीं, आपको कैसे पता हम बात नहीं कर रहे? भाई, आपके शो पर बात नहीं कर रहे, अदरवाइज हम बहुत अच्छी तरीके से बात कर अच्छा, रहे हैं। ये भी बात पता पहुंचा चल रहे गया है हैं। कौन ठीक है? किससे बात कर रहा है। अब आप समझ लीजिए। आप तारिक साहब, ऐसा है, मैं समझ गया। जो मैल प्रैक्टिसेस हैं, जो गलत तरीके से प्रैक्टिस हो रहा है, उसका बंद होना चाहिए। ये वक्त बहुत सदियों बाद हिंदुस्तान में मुसलमान औरतों ने बाहर निकलकर खुलकर कम से कम कहना शुरू किया कि ये गलत है और इसको खत्म होना चाहिए। एक मौका आया था जहां पर गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स, अच्छा, वो तो गुजर गया। नॉन मुस्लिम अब क्या करें? इंटेलेक्चुअल्स, अभी का वक्त है वो जब उनको बैठकर प्रेशर करना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली सिर्फ पर्सनल लॉज के नाम पर एक पर्सनल लॉ बोर्ड है हिंदुस्तान में। अनफॉर्चुनेटली, मैं बार बार कह रही हूँ, जिसकी की लीगैलिटी के ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं कि जो लोग वहां बैठे हैं वो किस माइंडसेट के हैं और किस
किस बात को लेकर पॉजिटिव है और किस बात को लेकर नेगेटिव है। वहां पर पहली बात तो परसेंटेज ऑफ मुस्लिम औरतें बहुत कम है, अगर आप कंपैरिजन करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं वहां पर। तो अगर शॉर्ट टर्म सोल्यूशन चाहिए था, क्योंकि इस वक्त प्रेशर था, 1-2-3 औरतें ऑलरेडी कोर्ट गई हुई थी, तो इस वक्त शॉर्ट टर्म जो सोल्यूशन था वो ये था कि पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर एक प्रेशर डाल के कि आप कोडिफाई कहिए और कहिए कि ये गलत है, फौरन मुसलमान औरतों को एक सोल्यूशन मिल जाता। बजाय इसके इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात ले आई गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड साल के अंदर नहीं आ सकता।